हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बेटा, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक पढ़ चुके हैं। ओके, याद हो आपको मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब तक 3 टाइप की बताई थी, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। चलिए अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके आगे का टॉपिक है बच्चे एसआई सिस्टम। तो ये एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम को कहा जाता है। ये ओवरऑल 7 टाइप्स के फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल एसआई सिस्टम होते हैं, और 2 टाइप के सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम होते हैं। तो इसमें ये 2 टाइप के बने, फंडामेंटल और सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री टाइप बनेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अभी फंडामेंटल एसआई सिस्टम के बारे में। तो ये 7 टाइप्स के होते हैं बच्चे, जिसे मैं एक टेबल के अंदर आपको शो करके दिखाने वाला हूं। तो एक टेबल मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। ओके, लिसन, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, यूनिट एंड देन सिंबल। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एसआई सिस्टम। याद रखना, ये ओवरऑल 7 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फंडामेंटल एसआई सिस्टम 7 टाइप्स के कौन कौन से देखिए। सबसे पहले क्वांटिटी होती है बच्चे मास। आप जानते हो मास की यूनिट किलोग्राम होती है, और किलोग्राम का जो सिंबल है वो केजी होता है। क्लियर? एंड देन सेकंड क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ की यूनिट बच्चों मीटर होती है, और इसका सिंबल स्मॉल एम से इंडिकेट करा जाता है। ओके, ये जितनी आप क्वांटिटी अभी आप पढ़ोगे, ये सब फंडामेंटल एसआई सिस्टम के अंतर्गत रखी गई है। क्लियर? थर्ड वन इज टाइम। ये टाइम थर्ड नंबर की क्वांटिटी है, और टाइम की यूनिट सब बच्चे जानते हैं सेकंड होती है, और बच्चों सेकंड को एसईसी से इंडिकेट करा जाता है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। याद रखना, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, और केल्विन को बच्चों के से इंडिकेट करा जाता है। फिफ्थ वन इज करंट। याद हो, करंट की यूनिट बेटा एम्पियर होती है, एम्पियर को ए से इंडिकेट करा जाता है। सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद आ रहा हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है बेटा, मोल से इंडिकेट करते हैं MOLE, और इसका सिंबल होता है MOL। ओके, एंड द 7th फंडामेंटल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट बच्चे याद रखना कैंडला होती है, और कैंडला को CD से इंडिकेट करा जाता है। ओके, तो ये अब तक मैंने आपके सामने जो लिखी है 7 फंडामेंटल एसआई सिस्टम लिखी है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 2 अनदर टाइप्स, ओके, जिसे हम सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो एसआई सिस्टम में 2 अनदर और क्वांटिटीज हैं जिन्हें रखा गया है। एक होती है बच्चे उसमें एंगल, और अनदर वन इज सॉलिड एंगल। तो अब हम ऐसा सिस्टम की अनदर 2 टाइप्स और पढ़ेंगे, तो जिसे हम कहते हैं बच्चे सप्लीमेंट्री ऐसा सिस्टम। ओके, तो सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम ये 2 टाइप के मैंने बताया अभी। नंबर 1 एंगल। ओके, याद हो बच्चों, एंगल की यूनिट सब जानती है
रेडियन होती है। ओके, रेडियन इसे RD से इंडिकेट करा जाता है। और सेकंड सप्लीमेंट्री ऐसा सिस्टम होता है बच्चे, इसमें सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल को याद रखना स्टेरेडियन, इसकी SI यूनिट स्टेरेडियन होती है। क्लियर, इसकी SI यूनिट को स्टेरेडियन कहते हैं। ओके, और इसे नॉर्मली अगर इंडिकेट करोगे SR से इंडिकेट कर देते हैं, स्टेरेडियन। तो अब तक मैंने आपको SI सिस्टम के बारे में बताया। SI सिस्टम में बच्चे 7 टाइप की फंडामेंटल ऐसा सिस्टम होते हैं और 2 टाइप के आपके ये सप्लीमेंट्री SI सिस्टम होते हैं। ओके, जिसमें नंबर 1 एंगल है जिसकी यूनिट रेडियन होती है, और सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। आप इसमें एंगल को तो जानते हो, मैथ्स में आपने पढ़ा है एंगल क्या चीज होती है। जैसे आप 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पढ़ते हो। ओके, और डिग्री और रेडियन में आपस में एक रिलेशन भी होता है। क्लियर, लेकिन एक नया टॉपिक ये है सॉलिड एंगल। ये क्या चीज है, इसे मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं जल्दी से। बेटा आपके पास सपोज करो एक सॉलिड स्फीयर गिवन है। इस सॉलिड स्फीयर का टोटल एरिया सपोज करो A आपको गिवन है। ओके, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर मैंने एक स्मॉल एरिया डेल्टा A लेट कर लिया। ओके, सॉलिड स्फीयर जैसे कोई एक लेदर की गेंद मान लो, सॉलिड है अंदर से पूरी, उसके सरफेस पे एक स्मॉल एरिया डेल्टा A लेट आप कर लेना। अब उसके स्मॉल एरिया, ये जो गिवन है छोटा सा, इसके द्वारा सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को ही कहा जाता है बच्चों सॉलिड एंगल। तो इसका मतलब सॉलिड एंगल किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर बनता है जो किसी स्मॉल एरिया के द्वारा बनाया जाता है, विच इज टेकन ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। इज दैट क्लियर? तो ये छोटा सा एंगल जो आप देख रहे हो, जो स्मॉल एरिया डेल्टा A के द्वारा सेंटर पर बनना है स्फीयर के, इस ओमेगा को ही सॉलिड एंगल नाम दिया, और इसका अपना खुद का फॉर्मूला होता है डेल्टा A अपॉन A। स्मॉल एरिया डेल्टा A को पूरे स्फीयर के टोटल एरिया A से आप डिवाइड कर दो। क्लियर? तो ये भी आपके SI सिस्टम। ओके, तो अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये बेसिक्स होते हैं। ओके, ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिसके बारे में हमें एक नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो ये इसमें से ज्यादा कुछ वैसे पूछा नहीं जाता, बेसिकली हमें इनके बारे में पता होना जरूरी होता है। आगे मैं इसमें जब टॉपिक आपको कराऊंगा तो जैसे डायमेंशनल एनालिसिस हो गया या मेजरमेंट ऑफ एरर हो गया, वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक्स जो आप कर रहे हो ये बेसिक फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं, हमें पता होने जरूरी है। ये सब सिलेबस के अंदर है, करना भी जरूरी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं आज हम। नेक्स्ट टॉपिक इज SI प्रीफिक्स। ये SI प्रीफिक्स क्या होते हैं? इन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रीफिक्स कहा जाता है। एक्चुअल में बच्चों जो पावर्स होती है, जो 10 की पावर्स जितनी भी हैं, उन्हें ही SI प्रीफिक्स कहा गया है। एग्जांपल के तौर पे 10 की पावर -6 है, उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो। 10 की पावर -2 है, क्या बोलेंगे उसे? सेंटीमीटर। ओके, इसी टाइप से जो 10 की पावर्स होती हैं उनको ही SI प्रीफिक्स कहा जाता है। क्लियर? इसमें आपको बता देता हूं, हम छोटी सी छोटी यूनिट को लेकर चलेंगे और कहां तक लेके चलेंगे? बड़ी यूनिट तक लेके जाएंगे। 10 की छोटी से छोटी पावर लेके चलेंगे मेजरमेंट की, और बड़ी वाली पावर तक लेके जाएंगे। छोटी पावर्स माइक्रो कहलाती हैं और बड़ी पावर्स मैक्रो कहलाती हैं। क्लियर? मैं आपको बता देता हूं, ओवरऑल हम जो मेजरमेंट करते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल का मेजरमेंट 10 की पावर -31 तक होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास कहलाता है। ओके, तो याद हो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10 की पावर -31 kg होता है। ये मास माइक्रो में रखा जाएगा। माइक्रो वो कहलाते हैं जो सबसे स्मॉल मेजरमेंट होते हैं, और सबसे स्मॉल मेजरमेंट में 10 की पावर -31 है। ये सबसे स्मॉल मेजरमेंट है 10 की पावर की।
ओके, अब इससे छोटा मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास की होगी। ये वैल्यू जो आपको गिवन है ये बेटा इलेक्ट्रॉन के मास की होती है। मैक्रो में हम 10 की हायर पावर्स की साइड जाते हैं। जैसे सपोज करो सन का मास, बेटा सन का मास 2 इंटू 10 की पावर 30 kg के आसपास होता है। ओके, ये मैक्रो में रखा गया है, इसे किस पार्ट में रखा गया है? मैक्रो में, क्योंकि ये किसका मास है? सन का। ओके, और भी इससे भी अगर आप जाते हो और बड़ी वैल्यू में, सबसे मैक्सिमम पैरामीटर जो डिस्टेंस मास का होता है वो बेटा यूनिवर्स का होता है। याद रखना, यूनिवर्स का जो मास माना गया है वो 10 की पावर 55 kg के आसपास माना गया है। 10 की पावर 55 kg के आसपास पूरे यूनिवर्स का मास माना गया है, यूनिवर्स मास। तो ये सब चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं, ये 10 की पावर्स को शो कर रही है, इन्हें ही ऐसा ही प्रीफिक्स कहते हैं। क्लियर? तो मैं एक करके आपको इसके वैल्यू और इनके सिंबल आपको बताना चलता हूं। एक टेबल बनाते हैं। देखिए, सीरियल नंबर में सबसे पहले आएगा आपका इधर की तरफ बच्चे, मैं 10 की पावर लिख देता हूं, तो ये है आपका पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। यहां पर यूनिट, ओके, यूनिट नेम, इधर यूनिट नेम और ये सिंबल कहलाएगा। तो सबसे फर्स्ट है 10 की पावर 18 से चालू करेंगे, जैसा आपके एनसीईआरटी के सिलेबस पे दिया हुआ है। 10 की पावर 18 को याद रखना बच्चों, हम एक्सा कहते हैं। इसकी यूनिट का नाम, 10 की पावर 18 की यूनिट का नाम एक्सा होता है, EXA। ओके, अगर मीटर के अंदर मेजरमेंट करोगे तो एक्सा मीटर, मास में करोगे तो एक्सा किलोग्राम, ऐसे आप बता सकते हैं 10 की पावर 18 को। इसे E से इंडिकेट करा गया है। सेकेंड 10 की पावर 15, ओके, 10 की पावर 15 का भी अपना खुद का नाम है, इसको पेटा कहा जाता है, पेटा, P से इंडिकेट करेंगे। क्लियर? ऐसे ही 10 की पावर 12 को बच्चे टेरा कहा जाता है, और टेरा को T से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट 10 की पावर 9 बच्चे इसे गीगा कहा जाता है, गीगा। लेंथ में आपने पढ़ा होगा ना गीगा मीटर, तो वो गीगा 10 की पावर 9 होता है, इसे G से इंडिकेट करेंगे। एंड देन 10 की पावर 6, अच्छा 10 की पावर 6 इसे मेगा कहा जाता है। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ 10 की पावर 6 पढ़ा है, 10 मेगा मीटर, ओके, मेगावाट, ये वही है 10 की पावर 6 मेगा। इसे M से इंडिकेट करेंगे हम। 6 नंबर पे आता है ये 10 टू द पावर बच्चे, आपको सपोज करो 3 दे दिया, 10 की पावर 3 को किलो कहा जाता है, ओके, किलोमीटर 1000 है ना, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 जो किलो कहा जाता है, या फिर किलोमीटर, किलोग्राम, लाइक दिस। इसे K से इंडिकेट करेंगे। 7 10 की पावर 2 बच्चे, 10 की पावर 2 को हेक्टा कहा जाता है, हेक्टामीटर। क्लियर? नापते हैं ना डिस्टेंस को हेक्टामीटर में, तो इसे H से इंडिकेट करते हैं। 8 1 इज 10 टू द पावर 1, याद रखना इसे डेका कहा जाता है। क्लियर? डेकामीटर लाइक दिस, डेका को DA से इंडिकेट करेंगे, ओके। एंड देन 9 पर 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को याद रखना डेसी कहा जाता है, और डेसी को D से इंडिकेट करते हैं, ओके। इसके अलावा कुछ और भी है, ऊपर लिखता हूं मैं। तो ये जितने भी आपके सामने ऐसा प्रीफिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 की पावर्स है, उनके क्या नेम होते हैं वो हमें पता होने जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बच्चों, 10 की पावर -2 को याद रखना सेंटी कहा जाता है। जैसे लेंथ में अगर नापते हैं ना 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, याद आ गया होगा।
इसे C से इंडिकेट करेंगे। 11 10⁻³ इसे बच्चों हम मिली कहते हैं, ओके, और मिली को M से इंडिकेट करते हैं, या तो मिलीमीटर, मीटर हम लिखते हैं ना mm, दो बार M लिख देते हैं, एक मिली का M और एक मीटर का M। तो 10⁻³ के बारे में बात हो रही है तो इसे मिली कहते हैं। 12 नंबर पे 10⁻⁶, या इसे माइक्रो कहते हैं। माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ये म्यू होता है, ओके, माइक्रोमीटर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं जो 13 पर 10⁻⁹, इसे कहा जाता है नैनो। क्लियर? नैनो को N से इंडिकेट करा जाता है, ओके। इसके अलावा 14 नंबर पे आएगा बच्चे 10⁻12, इसे याद रखना पीको कहा जाता है। पीको, अगर लेंथ उसमें नापते हैं मेजरमेंट में, पिको मीटर, कैपेसिटर की वैल्यू पिको फैरेड, आगे चल के आप 12 में पढ़ोगे, तो पिको को पी से इंडिकेट करा गया है। क्लियर? इसके अलावा 15 नंबर पे आएगा 10⁻15, इसे कहा जाता है बच्चे फेम्टो या फिर फर्मी। इसका 10⁻15 का नाम फर्मी भी होता है। क्लियर? और फेम्टो भी होता है। नॉर्मली से हम फेम्टो बोल रहे हैं, तो F से इंडिकेट करते हैं। एंड देन 10⁻16, ये 16 वाला 10⁻18, ये आपका एटो कहलाता है, एटो, और इसे एटो के A से इंडिकेट करा जाता है। एटो के A से इंडिकेट करा जाता है। तो ये मैंने आपके सामने ऐसा ही प्रीफिक्स लिखे हैं, 10 की कुछ पावर्स लिखे हैं, इनके क्या नाम होते हैं, ये हमें कुछ पता होना जरूरी है। नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज जो होते हैं बच्चे, ये आपके 10⁻², 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12 और यहां तक। ये जो आप देख रहे हो 10 से लेके 15 तक, ये वैल्यू का नाम आपको पता होना जरूरी है। सबसे ज्यादा यही आपसे एग्जाम में और आपके सिलेबस में नेम पूछे गए हैं, ओके। पूरी फिजिक्स में हम इनमें से सबसे ज्यादा नेम का इस्तेमाल करेंगे। ये पैरामीटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं प्रीफिक्सेस। तो अब इसके बाद का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके। लिसन बेटा, हमने पढ़ा SI प्रीफिक्स। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड, जैसे लेंथ, मास और टाइम के बारे में। तो अब हम लेंथ, मास और टाइम की कुछ डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे मैं ले रहा हूं बच्चे लेंथ। ये लेंथ क्या होता है? नॉर्मली सब बच्चे जानते ही हैं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है उसको ही लेंथ कहा जाता है। क्लियर? तो एक लाइन में डेफिनेशन बना सकते हैं हम। लेंथ इज डिफाइंड एज द सेपरेशन और अ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। इज दैट क्लियर? और आसान डेफिनेशन थी। तो लेंथ इज डिफाइंड एज द सेपरेशन और अ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। क्लियर? ये तो एक अच्छी लेंथ की डेफिनेशन। इसमें आपसे पूछा जाएगा 1 मीटर की भी डेफिनेशन। तो अब चलिए 1 मीटर क्या होता है? तो 1 मीटर, लिसन बेटा, 1 मीटर की डेफिनेशन आपके सिलेबस में एटम्स की थ्योरी के बेसिस पे बताई गई है। क्लियर? ये 1 मीटर एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, इसको एटम की थ्योरी के बेसिस पे हमें पढ़ना होगा। तो देखिए, इसमें आपके पास एक एटम दिया जाएगा। तो यहां पर एक एटम होता है क्रिप्टॉन 86। ये क्रिप्टॉन 86 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से कंटिन्यू रेडिएशन निकालता रहता है। रेडिएशन लाइट की टर्म में इसके अंदर से बाहर निकलती है। तो जब क्रिप्टॉन 86 के अंदर से बच्चे रेडिएशन निकलती है, तो वो रेडिएशन याद रखना वेव्स की टर्म में निकलती है। और रेडिएशन जो एक लाइट है, लाइट की वेव को बच्चे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और ट्रांसवर्स वेव याद रखना क्रस्ट और ट्रफ में मूव करती है। तो सीधी बात है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेवलेंथ बनाता है।
जैसा कि हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो क्रिप्टॉन 86 के अंदर से निकलने वाला जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन कंटिन्यू अपने अंदर से क्या निकाल रहा है, वेव लेंथ निकाल रहा है लाइट की। क्लियर? तो याद रखना, जब कोई क्रिप्टॉन 86 अपने अंदर से बेटा 16,50,763.73 वेवलेंथ निकालता है, वेव्स अपने अंदर से निकालता है, तो जब कोई भी क्रिप्टॉन 86 एटम अपने अंदर से 16,50,763.73 वेवलेंथ की लाइट अपने अंदर से निकालता है, और ये इसके अंदर से निकलने वाली लाइट बच्चे ऑरेंज कलर की होती है। इसके अंदर से निकलने वाली जो लाइट है वो ऑरेंज कलर की होती है। तो उस दौरान इतनी वेवलेंथ की लाइट इसके अंदर से जब निकलती है, तो अब इनके दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, उस डिस्टेंस को ही 1 मीटर कहा जाता है। तो अल्टीमेटली 1 मीटर क्या बनना है, 1 मीटर एक्चुअल में 16,50,763.73 वेवलेंथ जब क्रिप्टॉन 86 के द्वारा वैक्यूम में ट्रेवल की जाती है, तब इनके किन्हीं दो पॉइंट्स, ओके, तब इनके बीच में जो सेपरेशन है, इतनी वेवलेंथ के बीच के जो सेपरेशन है, इसे ही 1 मीटर कहा जाता है। तो बहुत आसान डेफिनेशन है इसके अंदर। तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द वेवलेंथ, 1 मीटर इज डिफाइंड एज द वेवलेंथ 16,57,63.73 okay waves which travel in krypton 86 atom okay in a vacuum is known as 1 meter। तो जो 1 मीटर बहुत आसान डेफिनेशन है, ये क्रिप्टॉन 86 एटम के रेडिएशन के द्वारा हम इसे सीख सकते हैं। क्लियर? तो ये रही आपकी 1 मीटर की डेफिनेशन। 1 मीटर की डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई है, इसमें ये 2-3 डेफिनेशन आपके सिलेबस में दे रखी है, आप एक ही डेफिनेशन याद कर लेना, ये वाली क्रिप्टॉन 86 वाली। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मास के बारे में। बच्चे, मास क्या होता है? लिसन, सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं मास की डेफिनेशन। किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसे ही मास कहा गया है। तो मास क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज मास। क्लियर? अब मास के अंदर 1 किलोग्राम होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ये 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। ये 1 किलोग्राम क्या होता है? याद रखना बच्चे, 1 किलोग्राम की एक डेफिनेशन, ये एक मटेरियल है जो पेरिस में के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जो प्लेटिनम इरिडियम नाम का एक एलॉय है, उसके मास को ही 1 किलोग्राम माना गया है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, एक सिलेंडर के आकार का प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय है। ये एलॉय जो आप देख रहे हो, इसके मास को ही 1 किलोग्राम माना गया है। तो 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू एक्चुअल में प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय मटेरियल है, उसके मास को ही 1 किलोग्राम कहा गया है। और ये मटेरियल जो 1 किलोग्राम सिलेंडर के आकार का मटेरियल है, ये बच्चे पेरिस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसका नाम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मास, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर होता है। तो ये पेरिस में, जो फ्रांस में है, वहां पर रखा हुआ है। तो बच्चे 1 किलोग्राम की डेफिनेशन आप इन तीनों चीजों से मिलाकर बनाओ, क्या बनेगी? 1 किलोग्राम इज डिफाइंड, ओके, 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय of the cylindrical shape which is placed in International Bureau of Weight and Measure in Paris in France। तो ये थी बच्चे इसमें 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। बहुत आसान है, आपको 1 किलोग्राम की डेफिनेशन यही याद रखनी होगी। ओके, इसके अलावा 1 किलोग्राम की डेफिनेशन बच्चों हम एटम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक सेकंड डेफिनेशन यही आपको बता देता हूं। याद रखना, एक कार्बन, ये कार्बन 6C12 कार्बन है, तो याद रखना 6C12 कार्बन
के अंदर 5.018 into 10 की पावर 25 एटम्स है। तो कार्बन के अंदर जब इतने एटम्स होते हैं तो 5.018 into 10 की पावर 25 एटम्स का जो मास होता है, ओके, उसे ही कहा गया है 1 किलोग्राम। तो सब जाहिर है 6C12 कार्बन contain 5.018 into 10 की पावर 25 एटम्स, ओके, इज नोन एज 1 किलोग्राम मास। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको 1 किलोग्राम की डेफिनेशन बताई है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1 किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम वाली है। ये एक सिलेंडर के आकार का एक एलॉय जो पेरिस में, फ्रांस में रखा हुआ है, ओके। और उस इंस्टीट्यूट का नाम जो मैंने भी आपको बताया था, म्यूजियम का नाम, वो आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नाम की एक जगह है, ओके, वहां पर ये मटेरियल रखा हुआ है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइम की डेफिनेशन, ओके। लिसन, थर्ड नंबर पे बच्चा आता है टाइम। ये टाइम क्या होता है, ओके। एक लाइन में आप टाइम की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। याद रखना, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन ने कहा था अ टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। इसका मतलब जो घड़ी समय बताए वही टाइम होता है। तो घड़ी के अंदर जो समय हम देखते हैं बच्चे, उसी को ही टाइम कहते हैं। ये वाली बात आइंस्टीन ने कही थी। तो इसीलिए टाइम की एक लाइन में हम डेफिनेशन बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अ टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। क्लियर? अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे 1 सेकेंड की डेफिनेशन। ये 1 सेकेंड क्या होता है? तो ऊपर से अभी तक हमने जो पढ़ा लेंथ के बारे में, मास के बारे में, मैंने आपको इन दोनों की डेफिनेशन एटम्स की बेसिस पे बताई थी। सेम बेटा टाइम की डेफिनेशन भी, 1 सेकेंड की डेफिनेशन भी एटम के बेसिस पे बताएंगे। याद रखना, एक एटम आपको दिया हुआ है, ये सीजियम 133। ये सीजियम 133 के अंदर से रेडिएशन निकलता रहता है कंटिन्यू। इसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है, इसके अंदर से निकलने वाले रेडिएशन की कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशन के टाइम को ही 1 सेकेंड कहा गया है। क्योंकि आप जानते हो टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन के द्वारा ही तो करते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम जब अपनी मीन पोजीशन में इधर उधर ऑसिलेट करेगा तो हमें क्या पता चलेगा? इससे टाइम पता चलेगा। सेम बच्चे, जब कोई रेडिएशन की वेव्स वाइब्रेट करेंगी तो उनकी वाइब्रेशन से ही हमें टाइम पता चलेगा। अब हम बात करें 1 सेकेंड टाइम की। 1 सेकेंड टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बच्चे कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे 9192, मैं वाइब्रेशंस की संख्या बता रहा हूं 1 सेकेंड के अंदर जो होती है, 919263, ओके, 1770। तो ये वाइब्रेशंस हैं, ये कोई फोन नंबर नहीं है, ये वाइब्रेशन है। जब बच्चे सीजियम 133 एटम के अंदर से निकलने वाला रेडिएशन इतनी वाइब्रेशन करता है, ओके, जब सीजियम 133 के अंदर से निकलने वाला रेडिएशन बच्चे इतनी वाइब्रेशंस करता है, तो इन वाइब्रेशन के अंदर लगने वाले टाइम को ही 1 सेकेंड कहा जाता है। क्लियर? तो काफी आसान है इसकी डेफिनेशन। तो आप केवल बच्चे इनकी वैल्यू याद रखना, डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएंगी। तो डेफिनेशन क्या बनी? 1 सेकेंड इज डिफाइंड द टाइम इंटरवल between the vibrations between the 9192631770 vibrations, okay, produced by the cesium 133 atom during the radiation is known as 1 second। तो काफी आसान डेफिनेशन है। तो अब तक बच्चों मैंने आपको लेंथ, मास और टाइम के बारे में बताया। ये लेंथ, मास और टाइम ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, और इसी में आपको 1 मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकेंड की डेफिनेशंस पढ़ी।
ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जनरल चीज हमें पता होना जरूरी है। तो चलिए इसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम अगले टर्न पे लेंगे। तो तब तक के लिए बच्चे बाय। ओके, थैंक यू।